Hornbill TV's political editor Rishi Bhardwaj had a special conversation with Shamim Khan, National Coordinator of the Minority Department of Congress, on the Lok Sabha elections. Let's have a look. माइनॉरिटी कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर शमीम खान आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। शमीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत। शमीम भाई, ये बताइए कि तीसरे चरण का कल मतदान होगा, अभी तक आपको क्या लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन क्या कर रहा है? देखिए, तीसरा चरण जो अभी होने जा रहा है यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि सेंटर में सरकार किसकी बनने जा रही है। तीसरे चरण का जो चुनाव है उसमें भाजपा के पास में 79 सीटें थी और टोटल 83 सीटों पे शायद चुनाव हो रहा है। तीसरा चरण मुझे लगता है कि 83 सीटों पे शायद हो रहा है, तो 93 सीटों पे हो रहा है। तो मुझे लगता है शायद मेरा मुझे कहीं मैंने पढ़ा था कि 79 सीटों पर भाजपा जीती थी। तो अभी तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये मान के चल रहे हैं कि जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, ये तीसरा फेज डिसाइड कर देगा कि माहौल क्या है। और माहौल ये है कि मैं अभी 4 दिन फतेहपुर सीकरी के एक गांव में होके आया हूँ। मेरे वहाँ पे जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो रामनाथ सिंह सिकरवार जो खड़े हुए हैं, इतने शानदार आदमी हैं, इतना ज़बरदस्त उनका समर्थन है वहाँ पे कि मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि वहाँ उनकी बड़ी जीत होने जा रही है, जहाँ पिछली बार भाजपा जीती थी। तो इसी तरीके से पूरे देश का माहौल है, ये नहीं कि यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी के बाहर का भी यही माहौल है। और अब तीसरा फेज डिसाइड होने जा रहा है कि भाजपा कहाँ है, भाजपा खत्म है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पूरे प्रदेश को इस समय मथने में लगे हुए हैं। कल एक 2 किलोमीटर का रोड शो हुआ अयोध्या में, आपको क्या लगता है कि उसके बाद क्या माहौल बनेगा? देखिए, अयोध्या में जो माहौल बनना था वो उनको पता है कि क्या बना और क्या असर हुआ लोगों पे, मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। लेकिन आपके पास संसाधन है, सरकार है, पैसा है, आप जितना मर्जी है दिखा दीजिए, जितना मर्जी है प्रचार प्रसार कर लीजिए, लेकिन वोटर ने डिसाइड कर लिया है कि हमको कहाँ जाना है। वोटर की नज़र में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटी हैं वो इतनी बड़ी गारंटी है, इतना बड़ा राहुल जी ने लोगों से वादा किया है कि हर महिला के अकाउंट में हम महीने के 8,500 रुपये भेजेंगे। हर गरीब महिला का जो है सेंसस होगा और उनका डेटा निकाला जाएगा, उसके बाद उनके अकाउंट में 8,500 रुपये सरकार बनते ही आएगा। किसानों का कर्जा माफ़ होगा। इस तरीके की 5 हमारी जो गारंटियाँ हैं वो लोगों को समझ आ रही हैं। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है। और दूसरा ये कि आप 10 साल में आपके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 10 साल आप अपना काम नहीं गिना रहे हैं, आप मंगल सूत्र और राम मंदिर और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। 55 साल हमारी नेता ने, प्रियंका जी ने कहा कि 55 साल कांग्रेस सरकार में रही है, आज तक किसी की प्रॉपर्टी बांटी गई हो, किसी से जेवर छीने गए हो, किसी की फसल उखाड़ी गई हो। वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये पार्टी सत्ता में आ गई तो महिलाओं के बात आपकी सही है कि प्रियंका गांधी ने नहीं कहा या गांधी परिवार की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन जो ओवरसीज कांग्रेस है उसके जो अध्यक्ष है सैम पित्रोदा, वो तो ये बात कह रहे हैं। वो उन्होंने जो बात बोली है वो अमेरिका में एक ऐसा कानून होगा उसके बारे में बोला, लेकिन कांग्रेस जब 55 साल रही सत्ता में तब कांग्रेस ने आज तक ऐसा नहीं किया। तो हम सबको इस पर भरोसा करना चाहिए। कांग्रेस ने, वही कांग्रेस है जो हर एक डिपार्टमेंट में रोजगार देती थी, नौकरियां देती थी। आप चाहे रेलवे पकड़ लीजिए, चाहे पोस्टल सर्विस देख लीजिए, चाहे बिजली डिपार्टमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हो, आज जहां से जो रिटायरमेंट जिसका हो रहा है वो जगह फुलफिल की नहीं जा रही है। नहीं, आपको शमीम भाई ऐसा नहीं लगता है कि आप जब भी लोकसभा चुनाव होता है माहौल एक बहुत अच्छा बन रहा होता है, कांग्रेस को लगता है कि हाँ वो जीत की तरफ बढ़ रही, लेकिन कोई ना कोई एक कांग्रेसी नेता आता है बीच में और फिर वो कुछ इस तरह की बातें कर देता है। कभी मणिशंकर अय्यर होते हैं वो चेहरा, कभी सैम पित्रोदा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कांग्रेसियों को ये समझना चाहिए कि उनका अगर नेता इस तरह की बातें कर रहा है, लोग उसके पीछे चलने को तैयार नहीं है, लेकिन आपकी एक छोटी सी जो गलती होती है वो पूरा माहौल खराब कर देती है। देखिए, ऐसा है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं है, ना इस मुद्दे पे वो कुछ कर पा रहे हैं, ना इस मुद्दे का कोई असर होने जा रहा है। आपने देखा पिछली बार था सबसे पहले चौकीदार चोर है, उस चीज को जो है इतना भुनाया गया कि सरकार आ गई।
और उसके बाद फिर वो दूसरी बार हुआ कि उनको नीच कहा गया, उन्होंने उसको मुद्दा बना दिया। इस बार परिवार की बात आई। अब आप देखिए डिजिटल मीडिया पे देखिए ना, सब मोदी का परिवार बन के ही घूम रहे हैं। तो इस तरह की चीजें, मतलब कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है? कांग्रेस इन मुद्दों को इस तरह से क्यों नहीं भुना पाती है? देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हैं सबने मोदी का परिवार लिख लिया, आपने लिखा है मोदी का परिवार? नहीं, मैंने नहीं लिखा। मतलब कांग्रेस मोदी का परिवार कहाँ है पहले वो तो पता करिए। वही कह रहा हूँ ना कि डिजिटल मीडिया पे आप जाइए, और आज की डेट में हर आदमी डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है। आप देखिए ना, अगर आप पूरे दिन में 500 पेज स्क्रॉल करेंगे तो उसमें से 400 लोग आपको अपने प्रोफाइल के आगे लिखे मिलेंगे मोदी का परिवार। अब अगर जैसे मोदी जी है, ये भी विपक्ष पे हमला करते हैं, कांग्रेस पे हमलावर रहते हैं, तो क्यों कांग्रेस उनको जो है डिजिटली कैंपेन करके क्यों उनका जवाब नहीं देती? डिजिटली कांग्रेस के पास जितना संसाधन है, कांग्रेस अपने हिसाब से प्रचार कर रही है। कांग्रेस लोगों के बीच में जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के जो मेन मुद्दे हैं उनके पास, जो मेन वोटर है, जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुंच रही है। हम डिजिटल मीडिया के साथ साथ में वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया में जिस तरीके से ये पैसा खर्च रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने गूगल पे खर्चा किया है, तो हमारे पास नहीं है खर्चने के लिए। अब इनके पास है तो ये पहुंचा रहे हैं, लेकिन कितना पहुंचाओगे आप? झूठी बातें कहाँ तक पहुंचाओगे? तो आपको 10 साल हो गए करते करते। 10 साल पहले आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी, जब 14 में आए थे आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? बल्कि हम समझते हैं कि जब से आज तक जहाँ से भी रिटायरमेंट हुआ है लोगों का, वो चाहे रेलवे हो, बैंक हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, या सेंटर की नौकरियों से जो रिटायरमेंट हुए हैं लोगों के, आज तक वो जगह फुलफिल नहीं की गई है। आप नौकरी देने की तो बात छोड़िए, लेकिन वो जितना जुमलेबाजी थी, अमित शाह ने बोला था ना कि वो ये तो जुमला है, तो अभी जो ये बोल रहे हैं और जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, इसका असर अब कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि हमको भाजपा की सरकार को हटाना है, और ये आप समझिए कि आपने 2 चरण का जो चुनाव देखा है उस हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा, और सारे लोग बोल रहे हैं और माहौल बिल्कुल बदल गया है। हमारे नेता राहुल जी ने बोला है कि 150 सीटों पे ही रहने वाले हैं, 150 सीटों से ज़्यादा ये नहीं जा रहे हैं। सुमित भाई, एक चीज बताइए कि एक माहौल बन गया है, या फिर जो भी पार्टी छोड़ता है वो कांग्रेस पे यह आरोप लगा देता है कि रामलला के विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। अभी हाल में देखिए राधिका खेड़ा के साथ जो हुआ, उसके वीडियोस भी आए, उन्होंने पार्टी छोड़ी और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सनातन विरोधी हैं, रामलला की विरोधी हैं। प्रमोद कृष्णन जो हैं, कभी आपके बहुत अच्छे स्टार प्रचारक हुआ करते थे, स्क्रीन पे चेहरे थे वो कांग्रेस के, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए। तो आखिर इसके पीछे क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर का जो माहौल है वो सनातन विरोधी या भगवान श्री राम विरोधी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है कि आपको ये बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि भाजपा का एजेंडा क्या है। अब जब भाजपा की में हम कोई जाता है, हमारी पार्टी छोड़ के जो भाजपा में जाता है, तो उनकी भाषा बोलना पड़ेगा ना उसको। जो प्रमोद कृष्णन को जो स्क्रिप्ट दी जाएगी वही तो बोलेंगे वो। नहीं, प्रमोद कृष्णन का इतना बड़ा कद हो गया कि उनके प्रोग्राम में पीएम जाके बैठ रहे हैं। जो उनको स्क्रिप्ट देंगे पीएम, या भाजपा जो स्क्रिप्ट देगी, जो आरएसएस उनको स्क्रिप्ट देगा, वही बोलेंगे वो। जाहिर सी बात है। अभी राधिका खेड़ा हमारे वहाँ 22 साल से थी, इतने सालों से कांग्रेस में थी वो, और इतने सालों से कांग्रेस में रहने के बाद आज उनको जो वो बोल रही हैं वो ऑलरेडी पहले से स्क्रिप्टेड है। आप बात करिए कर्नाटक की ना, जब प्रधानमंत्री जी को पता था कि वो प्रज्वल रमन्ना जो है वो इस तरीके का एक्यूज है, इतनी महिलाओं के साथ उसने इस तरीके की हरकतें की है, तो प्रधानमंत्री क्या इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि इसका रिएक्शन होगा तब हम देखेंगे? अपने फायदे के लिए वो चुप रहे और स्टेज साझा किया। नहीं, ये तो बेशक बहुत ही शर्मनाक घटना है, और इसका विरोध भी होना चाहिए, और लोगों को जो है सड़कों पे भी उतरना चाहिए, इसका पक्षधर है। लेकिन जिस तरह से जो सारी चीजें सामने आई, तो कर्नाटक में तो इस समय आपकी सरकार है। कर्नाटक में मेरी सरकार है, और कर्नाटक में सरकार को जैसे ही पता चला, जैसे ही सारी चीज़ें पब्लिक हुई, उनको जैसे ही उनके नॉलेज में आया, कांग्रेस ने उस पर एक्शन लिया। वो भाग खड़े हुए, उसमें जो है उनके फादर को गिरफ्तार किया गया, उस पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अब तो भाजपा के हाथ में है। नहीं, मैं तो एक आम भारतीय अब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि वहां से उसको बुलाएं, उसका पासपोर्ट क्यों नहीं रद्द किया गया? एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं तो ये चाहता हूं कि कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और वो एक बात करे सरकार से, सीधा केंद्रीय सरकार से, और उनसे बोले कि जर्मनी में भेजिए आप लोगों को और इस पे करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी लेटर लिख दिया गया है,
उनको वहाँ से लाने के लिए, उनका पासपोर्ट रद्द करने के लिए, डिप्लोमेट पासपोर्ट जो है उनका वो रद्द करने के लिए दे दिया गया है, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। भाजपा इंतजार कर रही है कि कर्नाटक में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। आप देखिए ना, आपके सामने है हमारी जो महिलाएं, जो पहलवान महिलाएं थी, वो किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ, मणिपुर किस तरीके से जलता रहा, कहीं प्रधानमंत्री जी बोले और अभी तक एक भी प्रधानमंत्री जी का कर्नाटक से रिलेटेड कोई बयान आया नहीं आया। तो ये सब फालतू बातें हैं, लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं और आप अच्छी तरीके से एक्सपोज हो गए। आपको पता चल गया है जनता को कि किस तरीके से आप झूठे वादे कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ढकोसला है, एक नारा है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कुछ नहीं। हम इस समय देश की पॉलिटिकल कैपिटल लखनऊ में बैठे हुए हैं। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर यहाँ की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ से कितना बेहतर करने वाली? और दूसरा एक सवाल जो था वो सबसे बड़ा ये था कि कांग्रेस के इतिहास में लखनऊ का एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ा योगदान भी है, क्योंकि ये वही शहर है जहाँ पर महात्मा गांधी सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू साहब से मिले थे। और उसके बाद भी आज कांग्रेस की ये स्थिति आ गई, ये दुर्दशा है कि यहाँ पर उनका खुद का प्रत्याशी नहीं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा समझौता जो हुआ है सपा के साथ में, उसमें हमारे पास सीट नहीं है, वो वहाँ पे सपा लड़ रही है। तो जो समझौता हुआ, जो भी डिस्कस हुआ होगा, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम बहुत छोटे हैं इस मामले में। बट पार्टी ने के हिस्से में जो सीटें आई हैं, जो हम लोग 17 सीटें लड़ रहे हैं, हम उनकी बात कर सकते हैं। और बाकी हर जगह हमारा गठबंधन हो, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, मजबूती से हर जगह लड़ाई हो रही है। और आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार शॉकिंग रिजल्ट आएगा। ऐसा रिजल्ट आने वाला है, सरकार सिर्फ यहीं से रुकने जा रही है उत्तर प्रदेश से, बाकी जगह तो भूल जाइए। देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र में इन पे डबल डिजिट नहीं आने वाला है, बिहार में इनके बुरे हाल हैं। इसी तरीके से आप जाइए, राजस्थान में हम जीत रहे हैं, एमपी में हम जीत रहे हैं, हर जगह हम जीत रहे हैं। ये 400 का जो इन्होंने नारा दिया था, वो नारा इन पे भारी पड़ गया। कहीं 400 का नाम ले रहे हैं। पहले फेज वोटिंग के बाद में, जो पहला फेज की वोटिंग हुई है, उसके बाद सेकंड जो वोटिंग हुई है, 400 का नारा गायब हो गया बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि डर गए, अब तो 200 के लाले पड़े हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो कर्नाटक वाला मामला है, उसको क्या कांग्रेस जन आंदोलन बनाएगी पूरे देश में? कांग्रेस ने ऑलरेडी उस पर एक्शन ले लिया है और इलेक्शन का टाइम है। इस टाइम आपको पता है कि बहुत सी पाबंदियां होती हैं कि हम उस पर धरना प्रदर्शन या धारा 144 लागू होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कानूनी तौर पे जो कांग्रेस कर सकती है वो कर रही है। और उस दरिंदे को हिंदुस्तान लाया जाएगा, 100% लाया जाएगा। अभी अगर ये सरकार नहीं ला रही है तो जैसे ही 4 जून के बाद सरकार हमारी बनेगी, हम लोग उसको वहाँ से पकड़ के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।